हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। 2011 का अगर आप सेट उठा के देखेंगे तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी ऑप्शन है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। निम्न या प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि जो होती है वो खेल विधि होती है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया संबंधित है। ये क्वेश्चन सी टेट में भी पूछा जाता है, रीट में भी पूछा जाता है, यूपी टेट, एस टेट, सारे टेट जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया। ओके, तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है मानसिक विकार से, बी ऑप्शन है गणितीय विकार से, सी ऑप्शन है पठन विकार से, डी ऑप्शन है व्यवहारिक विकार से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है तो वह जो विकार होता है वो डिस्लेक्सिया कहलाता है। डिस्लेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, डी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। एक बात आप अच्छे से समझिएगा, बच्चों को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं कि ये विशेष हैं तो इनके साथ सामान्य बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे जो सामान्य बच्चे हैं, विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके साथ उनका प्रबंध करना चाहिए। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए ताकि अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के परिक्रम में अभिप्रेरण क्या है? ए ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी ऑप्शन है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी ऑप्शन है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी ऑप्शन है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम मतलब सीखना। तो अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होगा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण या प्रमुख स्थान होता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़ती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ए ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, बी ऑप्शन है उसके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करना चाहिए, सी ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, डी ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। अब न्यून दृष्टि मतलब जिन बच्चों को कम दिखाई देता है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए सही ऑप्शन होगा कि अगर उन्हें कोई चीज़ें विजुअल नहीं हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उन्हें सुनाया जाए, क्योंकि उनके कान तो ठीक है, आँखों में प्रॉब्लम है, तो उन्हें
जो क्लासरूम होता है उसमें सामान्य रूप से नॉर्मली उनसे बिहेव करें और ऑडियो सीडी जो होती है उसके ज़रिए उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा 5 एक प्राथमिक स्तर या प्राइमरी स्टेज के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑडियो सीडी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक, पर वहाँ पे श्रव्य शिक्षण सामग्री भी लिखा हो सकता है, तो श्रव्य शिक्षण सामग्री पर भी आप सही मार्क करके आएंगे, ठीक है, ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट मतलब कि जो ब्लैक बोर्ड होता है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? ए ऑप्शन है श्रव्य साधन, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि श्रव्य साधन का मतलब होता है जो चीज़ सुनी जा सके। बी ऑप्शन है दृश्य साधन, ये सही है क्योंकि देखा जाता है, जो भी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता, जो भी आपका टीचर है उन्होंने क्या लिखा, आप खुद एक टीचर है, आप टीचर की तरह आप सोचेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो वी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ प्रेरित होती हैं वे शिक्षण सामग्री कहलाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ए ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, बी ऑप्शन है प्रश्नों को हल करना, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता जो है वे तीनों चीज़ें हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हो, प्रश्नों को हल करा रहे हो, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिख भी रहे हो, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं एक शिक्षण कुशलता से संबंधित होती हैं। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण सभी कौशल में कुशल हो। शिक्षण कौशल निम्न होते हैं, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल, ठीक है। आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना आना चाहिए, आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए और उसको डिफाइन करना भी आना चाहिए बच्चों के सामने, और उसकी पुष्टि भी करनी आनी चाहिए। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वे एक शिक्षण के कौशल में समायोजित होनी आवश्यक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ए ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। देखो, कभी भी प्राइमरी स्टेज हो या जूनियर स्टेज हो, अगर आप टीचर हो और बच्चों की बात हो रही है तो कभी भी नकारात्मक क्वेश्चन को आप मार्क नहीं करें। ये आप जैसे ट्रिकी माइंड होता है ना, तो उस हिसाब से यूज़ करें, क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो अब इसमें कहा नहीं जा रहा कक्षा में बाद से मिलना जाए, तो ये सही नहीं होगा। आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो, क्लास के अंदर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको वहीं समझाएं, जिससे कि जो भी बच्चे पूछ नहीं पा रहे हैं और उनके मन में डाउट है तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन है कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कुछ हद तक सही कहा जा सकता है। सी ऑप्शन है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा है फिर उसको आपने बता दिया तो उससे उसका जो मन है और ज़्यादा निपुण हो जाएगा कि अगली बार अगर कोई डाउट आएगा तो उसे क्लियर करने के लिए वो क्लास में खड़े होकर आराम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे कई फ़ायदे होंगे। जो बच्चे प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अब पूछेंगे तो सब हंसेंगे और उनके मन में डाउट है, तो वो डाउट भी क्लियर होते जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसके उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलता रहे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये ऑप्शन है टी.पी. नन ने, बी ऑप्शन है स्पेंसर ने, सी ऑप्शन है फ्रोवेल ने, डी ऑप्शन है मॉन्टेसरी ने। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। किंडरगार्टन पद्धति जो है उसका प्रतिपादन मॉन्टेसरी ने किया था, नो फ्रोवेल ने किया।
गलत हो गया आंसर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रॉवेल ने किया था। मनोविज्ञान फ्रॉवेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया। किंडरगार्टन का अर्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा। अर्थात फ्रॉवेल के अनुसार उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह बच्चे होते हैं और जैसे नर्सरी की अच्छी तरह की देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रॉवेल ने किया। और कब किया? 1840 में किया। कहाँ किया? जर्मनी में किया। और किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? तो ये बच्चों का बगीचा होता है, क्योंकि जिस तरह नर्सरी में पौधों की देखभाल की जाती है जिससे वे अच्छे वृक्ष बनते हैं, तो फ्रॉवेल के अनुसार बच्चे जो हैं किंडरगार्टन में उनकी अच्छी से देखभाल की जाए जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपस में आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन है बच्चे की उपेक्षा करेंगे। जैसा कि हमने बताया, आप नेगेटिव आंसर कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आंसर आता भी नहीं है तब भी आप नेगेटिव आंसर नहीं अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव अटेम्प्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन है अभिभावक को लिखेंगे। सी ऑप्शन है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। डी ऑप्शन है बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। तो इसमें दो ऑप्शन जो हैं बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ए और डी। अब बी और सी ऑप्शन आपको मिले हैं। अभिभावक को लिखेंगे मतलब आप अभिभावक के लिए एक बच्चे की नोटबुक में या डायरी में नोट कर देंगे कि आपको मिलना है, या फिर आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उसके घर जाए तथा छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप करे। अगला क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बी ऑप्शन है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी ऑप्शन है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना है कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों को किसी तरीके से अच्छा करें। डी ऑप्शन है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन जो बिल्कुल है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों की प्रारूप की जानकारी दे तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराए। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। मतलब कि जो जॉइंट फैमिली से बिलोंग नहीं करता है वो किस कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे।
वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। डी ऑप्शन है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर निर्देशन देना चाहिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो क्या करेंगे। मतलब कि अध्ययन की करने के मन में नहीं है, चित्तवृत्ति मतलब उनका मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी ऑप्शन, उन विद्यार्थियों को अच्छा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन है, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। डी ऑप्शन है, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना होता है। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तो वो कौन सा स्तर कहलाता है। तो ये सभी को पता होगा, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। सबसे बड़ी बात आती है तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वह किस अवधि के दौरान होती है, तो ये 7 से 11 वर्ष की अवधि के दौरान होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो ये किसके द्वारा पहचाना गया है, तो ये जो पहचाना गया है जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया है। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान किया गया है, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ये है संवेदी गतिका अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 वर्ष की है। तो ये 4 स्तर हैं और इन चारों स्तरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरे चरण की आयु अवधि क्या है, तो 7 से 11 वर्ष। और कौन सी अवधि है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष तक होती है, तो 11 से 15 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। और ये जो सुस्पष्ट स्तर दिए गए किसके द्वारा दिए गए, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए ऑप्शन है निषेधात्मक, बी ऑप्शन है अग्र सक्रिय, सी ऑप्शन है संवेदात्मक, डी ऑप्शन है उदासीन। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये 2011 के 18 क्वेश्चन हमने व्याख्या के साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट भी रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके।